नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के अनुसार जो जगह समाचार सुर्खियों में बना होगा उसके बारे में बात करते हैं। आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि माधव धनंजय गाडगिल, जिनका 7 जनवरी 2026 को निधन हो गया, और वह एक प्रसिद्ध थे। क्या थे भाई? तो भौतिक वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकीविद थे, या रसायनज्ञ थे, या गणितज्ञ थे। ये 4 ऑप्शन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये जो थे, यानी कि कहा जाता है कि एक आवाज जो हमेशा पर्यावरण संरक्षण के विषय पर बोलती थी, जो जंगलों के संरक्षण के विषय पर बोलती थी, अचानक एक दिन वो क्या हो जाती है? खामोश हो जाती है। हमेशा के लिए वो खामोश हो जाती है। हम बात कर रहे हैं माधव धनंजय गाडगिल साहब की बात कर रहे हैं। वो भारतीय पर्यावरणविद थे, और वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया करते थे। उन्होंने 2010 की बात करेंगे। 2010 में एक गाडगिल पैनल तैयार किया था। ठीक है, गाडगिल पैनल। गाडगिल पैनल जो है उन्होंने तैयार किया भाई 2010 में। जब ये पैनल तैयार होता है तो चारों तरफ इसकी विरोध किया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता स्वयं ये करते हैं, यानी गाडगिल साहब जो थे, इन्होंने स्वयं इसकी अध्यक्षता की, और रिपोर्ट 2011 में प्रस्तुत किया जाता है। और ये जब रिपोर्ट आती है तो वेस्टर्न घाट की जो क्षेत्र हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट की वो क्षेत्र, देखिए आपको मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट के जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो राज्य है, इन राज्यों के पर्यावरण संरक्षण के लिए माधव गाडगिल साहब ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और माधव गाडगिल साहब जो थे, इस क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ के जो निवासी थे उन लोगों से मिलजुल कर वहाँ के विचार विमर्श किया और बातचीत की कि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे कदम उठाए। ठीक है। महाराष्ट्र की रायगढ़ की बात करेंगे। महाराष्ट्र की रायगढ़ में 2024 में, कितना, 2024 में एक भूस्खलन होता है। उस भूस्खलन में देखा गया कि जान और माल की हानियां पहुंची। बहुत से लोग जो है जाने गंवा दिए, और मवेशी जो है जान भी गंवा दिए। साथ ही बहुत से लोग घर से बेघर हो गए। तो इनका मेन उद्देश्य था सरकार के चुनौतियां देना, कि सरकार वैसे जगहों पर भूस्खलन जहां हो रहे हैं उस क्षेत्र पर औद्योगिक क्षेत्र ना लगाए, यानी कि कल कारखाने ना लगाए। तो इनका ये कहना था, और ये खास करके पर्यावरण क्षेत्र में इन्होंने काम किया। इन्होंने जब रिपोर्ट पेश किया, यानी कि 552 पन्नों को जब रिपोर्ट पेश किया गया, और कहा गया कि वैसे ही जगह को सरकार अनुमति दे। और खास करके सरकार जो थी, यानी कि वहां पर भू माफिया की बात करेंगे, खनन माफिया जो है अपने चंद पैसों के लाभ के लिए इस क्षेत्र में खुदाई चालू करवा देते थे। 64% इन सभी क्षेत्रों के हिस्सों पर देखा गया कि औद्योगिक, यानी कि कल कारखाने लगाने की बात कर दिया गया। और यह गाडगिल साहब जो थे, इनका विरोध भी किया। कहा कि नहीं, उस जगह को चुनिए जहां पर सुरक्षित हो, भूस्खलन ना हो। तो आज हम लोगों के वो बीच में क्या है, नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में प्रतिस्पर्धा खेलों में संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन किस खेल अनुशंसा से संबंधित है? ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है अमर बाबू। 4 ऑप्शन में देखिएगा कौन कौन सा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखिएगा। कह रहा है कि स्प्रिंटिंग, मध्य दूरी का दौड़ है, स्टीपल चेंज, या मैराथन की दौड़ है। ये 4 दौड़ है। तो याद रखिएगा, ये मिडिल वाले दौड़ होते हैं, यानी कि मध्य दौड़ जो है, इसी में इन्होंने प्रतिस्पर्धा से क्या किया है कि संन्यास ले लिया। ये भी याद रखिएगा, 34 साल के बाद, 34 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया है कि संन्यास ले लिया। आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जेसीबी से खुदाई करते हैं। खुदाई में देखिए हम लोगों को क्या मिलता है। ठीक है, ये 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर और 800 मीटर, 1500 मीटर और 800 मीटर में, 1500 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और 800 मीटर में रजत पदक जीता है। ये 1500 मीटर और 800 मीटर की प्रतिस्पर्धा में क्या करते हैं, खास करके ये भाग लेते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं?
तो केरल के रहने वाले हैं, ये भी आपको बात याद रखना है। राष्ट्रीय ओलंपिक में भी इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, लेकिन वहां पर इनको हार की सामना करना पड़ा था। लेकिन इतना बात याद रखिएगा कि अभी ये क्या किए हैं कि रिटायरमेंट ले लिए है, यानी कि मध्य दूरी दौड़ में इन्होंने रिटायरमेंट लिया। अब आइएगा, थोड़ा सा हम लोग उससे कभी कभी पूछ देता है कि एथलीट्स खिलाड़ी के बारे में बताइए, ऑप्शन दे देता है कि इसमें से कौन सा एथलीट्स खिलाड़ी है। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ये भी एक एथलीट्स की खिलाड़ी है। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा ये भी एथलीट्स खिलाड़ी है। हिमा दास के नाम सुना होगा बाबू हमारा, हिमा दास, जिसको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हिमा दास जो है ये भी एथलीट्स खिलाड़ी है। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक ये भी एथलीट्स खिलाड़ी है। पीवी सिंधु की बात करेंगे, पीवी सिंधु ये भी हमारे क्या है बाबू साहब, तो ये भी एथलीट खिलाड़ी है। तो कुछ एथलीट्स खिलाड़ी के बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए कि कौन क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देता है, उस 4 ऑप्शन से ही आपको लड़ाई करना पड़ता है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कर हाल ही में मेट द्वारा लॉन्च की गई नई कंप्यूटर सुविधा जो है परम शक्ति किस संस्था में स्थापित की गई है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। आईएससी बेंगलोर में किया गया है, या आपसे बोल रहा है कि बताइए आईआईटी दिल्ली में किया गया, कि आईआईटी मद्रास में, या आईआईटी बॉम्बे में किया गया है। ये 4 ऑप्शन जो है आपसे बोल रहा है। शायद शायद 3 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है बाबू हमारा, देख लिया जाए थोड़ा सा। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, कर के नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 में सम्मानित अतिथि में वो कौन सा देश शामिल हुआ। तो ऑप्शन दे रहा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन। तो स्पेन, जर्मनी, कतर और फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कतर में। ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली के, याद रखिएगा, नई दिल्ली के, नई दिल्ली के भारत मंडप में, नई दिल्ली के भारत मंडप में क्या हुआ है कि इस पुस्तक मेला का क्या किया गया है बाबू साहब, उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, और इसकी थीम अगर देखा जाए, भारतीय सैन्य इतिहास वीरता, यानी इसका थीम देखिएगा, भारतीय भारतीय सैन्य सैन्य इतिहास, इतिहास वीरता, वीरता, बुद्धिमता, बुद्धिमता जो है इसकी इतिहास है। ऑफ द रेट ऑफ 75 इसकी थीम है। आपसे पूछ देगा कि 2020 की जो, सॉरी 2026 की जो पुस्तक मेला जो नई दिल्ली के भारत मंडप में जो लगा हुआ है, वो जो उसका थीम क्या है। तो आप इतना ही कह सकते, कहिएगा कि भारतीय सैन्य इतिहास वीरता बुद्धिमता ऑफ द रेट ऑफ 75, ये इसका क्या है कि भाई थीम है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, द सागा ऑफ कुडो पाली, याद रखिएगा, द सागा ऑफ कुडो कुडो पाली, ठीक है। कुडो पाली जो है, यहां पर यह पुस्तक जो है लॉन्च किया गया, और यह पुस्तक भारतीय भाषा में, भारतीय भाषा में और स्पेनिश स्पेनिश भाषा में लॉन्च किया गया। ये भी आपको बात याद रखना है। इस पुस्तक मेला में देखा गया, थोड़ा सा जेसीबी से जब तक ले खुदाई नहीं होगा तब तक ले आपको कुछ जानकारी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 देश जो है, यानी कि 35 से लेकर 40 देश जो है यहाँ पर भाग लेने वाला है। ये भी बात आपको नोट डाउन कर लेना है। कहा जा रहा है कि इस मेले में 1.5 मिलियन लोग जो है दर्शक के रूप में देखने के लिए भी आएंगे। और यहाँ पर जगह जगह, यानी कि पुस्तकों आपको मतलब देखा जाए कि सभी प्रकार के यहाँ पर पुस्तक आपको देखने को मिलेगी। और ये पुस्तक मेला जो लगाई गई है, इसकी जो देखा जाता है 10 जनवरी से, कब से भाई, 10 जनवरी से 18 जनवरी तक ले चलेगा। ये भी याद रखना है। और इस पुस्तक मेला का उद्घाटन किसने किया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी शिक्षा मंत्री है। ये भी आपको बात याद रखना है बाबू, ठीक है। शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा ही क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है, ठीक है। तो ये रहा, मतलब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे, और उसको क्या किए, जेसीबी से जब हम लोग खुदाई किए, तो खुदाई करने के बाद हम लोगों को मालूम चला। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा।
कह रहा कि हाल ही में मेई की द्वारा लॉन्च की गई नई सुपर कंप्यूटर सुविधा परम शक्ति किस संस्थान में स्थापित किया गया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो कह रहा है आईआईएससी बेंगलोर में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। ये आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं से ऑप्शन देखना है कि वो ऑप्शन कौन होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाए। देखिएगा मेई इट जो है इसका मुख्य कार्य है कि कंप्यूटर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र या आईटी क्षेत्र जो होता है, इन सभी क्षेत्र जो है में क्या करना है, इनको जो है विकास या बढ़ोतरी के काम ये करते हैं। ठीक है, तो ये अभी क्या कर रहे हैं कि आईआईटी मद्रास में जो है ये परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लगाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखे जाए मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है इसी के द्वारा लगाया जाता है, यह भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आईआईटी मद्रास में ये लागू किया गया है। लेकिन आपको अभी ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत में जो है सुपर कंप्यूटर, भारत में जेसीबी से आप खुदाई करते हैं हम लोग, तो भारत में सुपर कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो विजय भटकर, याद रखिएगा विजय भटकर। ठीक है, विजय भटकर जो है ये सुपर कंप्यूटर का जनक है। भारत में अभी तक ले लगभग में कितने सुपर कंप्यूटर लग गया है, तो 37 यानी कि 37 गो सुपर कंप्यूटर लग चुका है। ये भी आपको क्या करना है, जानकारी ले लेना है। ठीक है, चलिएगा आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात देखिएगा, भारत के पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भारत का पहला, याद रखिएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछे, सुपर कंप्यूटर जो है पूछे कि कौन है, तो ये याद रखिएगा वो है आपका परम, परम जो है 8000, ये है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए परम अनंत पूछे, परम अनंत, परम अनंत जो है ये कहां पर लगाया गया था, गांधीनगर में, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में इसको लगाया गया परम अनंत को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, विजय भटकर साहब को तो आप लोग देखिए गए। आपसे परम शक्ति अगर ये पूछ देता है, परम शक्ति, ये भी याद रखिएगा, परम शक्ति, परम शक्ति कहां पर, तो ये खड़गपुर में लगाया गया, कहां पर, खड़गपुर में ये लगाया गया है, यानी कि पश्चिम बंगाल में लगाया गया, आईआईटी खड़गपुर में लगाया गया है। परम परागवे पूछे आपसे, परम परागवे याद रखिएगा, परम परागवे, ठीक है, ये कहां पर लगाया गया, तो बेंगलोर में लगाया गया है। तो ये हम लोग कुछ देखें, कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला, स्टैटिक जीके भी देखे हम लोग। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग देख ले अभी भारत में कितने सुपर कंप्यूटर, तो 37 को सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो याद रखिए विजय भटकर साहब है। और कंप्यूटर का जनक का सबसे पूछे तो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, तो ये चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस हाल ही में जनवरी 2026 में किस दिन मनाया गया था। जनवरी में हिंदी दिवस मनाया गया, वो कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछ रहा है, तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाएगा भाई, 10 जनवरी को। इसकी शुरुआत कहाँ कब होती है, ये भी आपको याद रखना है। 1975 में, आइए हम लोग कुछ और जानते हैं। तो 1975 में नागपुर से होता है। ठीक है, नागपुर से होता है 1975 में। लेकिन आपसे कहीं यहीं पर अगर जो पूछ दे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1949 से कर दिया जाता है। ठीक, 1949 से, यानी कि हमारी भाषा देखा जाए तो हमने की मातृभाषा हिंदी ही है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जब देवनागरिक लिपि को अपनाया गया था उसी वक्त से, यानी कि हिंदी जो है हमारा 14 सितंबर 1949 से ही क्या किया गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाने के प्रयास किया गया। ठीक है, तो उसी वक्त से ये मनाया जा रहा है, ये भी याद रखना आपको। विश्व पूछे तो आपको 10 जनवरी को, 14 जनवरी राष्ट्रीय पूछे तो 14 सितंबर को आपको मनाया जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है
हम लोगों को अगर जो देखा जाए, हम लोगों को आज़ादी कब मिली थी, यानी कि 1949, यानी कि 1947 की बात करेंगे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, आज़ाद तो हो जाता है, वैचारिक रूप से आज़ाद हो जाता है, यानी कि हमारा देश आज़ाद हो जाता है, हम लोग को शरीर आज़ाद हो जाती है, लेकिन हम लोग वो जंजीर, अंग्रेजों के जो भाषा थी, अंग्रेजी जो भाषा थी, उससे भी आज तक ले भी हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए। लगभग दुनिया में देखा जाए तो 2000 से लेकर 25 ऐसी भाषाएं हैं बाबू साहब, 2000 से लेकर 25 ऐसी भाषाएं हैं कि वो विलुप्त के कगार पर है। क्यों विलुप्त के कगार पर है? कहने का मतलब है कि वहां के लोग जो है दूसरे देशों की भाषा, मानिए दूसरी भाषा जो है उसको अपना ली है, या अपना ली है, तो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। लेकिन हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अपनी जो भाषा यानी कि हमारी मातृभाषा है उसको हम लोग क्या करें, उसको जिंदा रखें। महात्मा गांधी के द्वारा इस बात को कहा गया था कि महात्मा गांधी के द्वारा इस बात को कहा गया था कि ब्रिटेन में जो लोग जो है उसके ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, जो आम बोलचाल जो भाषा होती है वो अंग्रेजी में ही करते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग जो है कि अपने भारत यानी जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसको भी हम लोग ऑफिशियल से धैले, और उसके बाद जो भाषा है उसको हम लोग जीवित करके रखें। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये बात को कहा गया था। ठीक है, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था, सबसे पहले देखिएगा, सबसे बड़ी एक संदेश बड़े बुजुर्ग के द्वारा ही दिया जाता है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किला से चढ़कर क्या हुए, पहले जो वो इंग्लिश भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा में ही उन्होंने क्या किया है कि संबोधित किया। सबसे बड़ी बात है ये देखिएगा। एक तो और हमारे समाज के विडंबना देखिएगा कि अगर जो कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि एक बड़े मंच पर चढ़कर जाता है और बोलता है कि सॉरी माफ करिएगा मेरा हिंदी मजबूत नहीं है, ठीक है, तो लोग जो होते हैं वहां पर क्या करते हैं कि तालियां बजाना शुरू करते हैं और बहुत गर्व महसूस होता है कि अरे इसको क्या है कि हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी आता है, मतलब सीना इनका जो है ना भाई गदगद हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वो बात नहीं है, लेकिन हमारा हिंदी जो भाषा है उसको हम लोगों को किसी तरह क्या करना है, बचा के रखना है। गांव देहात में देखिएगा क्या होता है कि एक लड़का जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता है और एक जो है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, तो सीबीएसई बोर्ड वाला के मम्मी जो है ना थोड़ा सा लिपस्टिक विपस्टिक मार के एकदम धनाधन रहती है। ठीक है, उसको लगता है कि हमारा बेटा जो है सीबीएसई बोर्ड में बता 2 4 अंग्रेजी वर्ड बोल देता है, और वही जो हिंदी वाला जो है ना थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करता है। लेकिन अंग्रेजी बोर्ड वाला जो यानी सीबीएसई बोर्ड वाला जो जिसकी मम्मी है उसको सीना चढ़ा होता है कि हमारा जो है बेटा जो है एकदम अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, आप जो है अपने मान सम्मान अपनी मातृभाषा को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोगों को करना है मिलजुल को, हम ये नहीं कर रहे थे अंग्रेजी भाषा हमारी खराब है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में आपकी जॉब मिल जा रही है, या इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू में भी आजकल वही चल रहा है, अंग्रेजी भाषा में आपको जॉब मिल रही है, पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो मातृभाषा हिंदी है उसको क्या करना है, हम लोगों को बचा के रखना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जय हिंद जय भारत, और हमारी जो भाषा है उसको बचा कर चलना है। हमको तो सब आता है, हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, मगही आता है, भोजपुरी आता है, मैथिली भी आता है, अवधि भी आता है, ये सब भाषा हम बोल लेते हैं। ठीक है ना छी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोग जो है ये आप हम जान गए। चलिए, तो आप छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक अग्नि सारासुलो विकासीना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये जो है ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ये इनका नाम है, किसने लिखी है, तो ये कह रहा है कि यार लग्गड़ा लक्ष्मी प्रसाद या राम माधव या सीताराम येचुरी या के शिवा रेड्डी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। तो अब हम नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और ये जो पुस्तक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनके जीवनी पर आधारित है। क्या भाई, तो मुर्मू साहब जो है याद रखिएगा, मुर्मू जो है उनके क्या है, जीवनी पर आधारित है, जीवन पर आधारित है। ये भी पुस्तक आपको क्या करना है, खास करके याद रखना है। ठीक है, और किनके द्वारा लिखा गया ये भी आपको याद रखना। इनके शीर्षक जो है आग से भरे पानी में खिला कमल। इस पुस्तक के आपसे पूछे, पुस्तक पुस्तक जो है, ठीक है, इसका शीर्षक आपसे पूछ ले कि बताइए कि क्या है, तो शीर्षक में देखिएगा आग से, ठीक है, आग से भरा पानी, आग से भरा पानी में खिला कमल।
ये आपका शीर्षक है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। इसमें देखा जाए लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा क्या हुआ है, लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना। कहानी राष्ट्रपति भवन यानी की बात करेंगे, कार्यकाल से ही संबंधित है। धरती की बेटी द्रौपदी मुर्मू, आपसे पूछे कि धरती की बेटी क्या भाई, तो धरती धरती की बेटी बेटी द्रौपदी मुर्मू जो है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इतना याद रखना है आपको, रश्मि रश्मि और गौरव गुप्ता, गौरव गुप्ता जी हैं। इन्होंने धरती के बेटी जो है लिखी, इनके धरती की बेटी द्रौपदी मुर्मू यानी कि रश्मि और गौरव गुप्ता के द्वारा क्या हुआ है, इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए, एक महिला संबंध की कहानी याद रखिएगा। एक महिला के संबंध में कहानी, के संबंध में कहानी, ये पुस्तक किसके द्वारा, तो वीरेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी याद रखिएगा कि वीरेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। तो ये रहा कुछ भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा, उनके जीवनी पर लिखा गया, उनके कार्यकाल पर लिखा गया पुस्तक जो है आपके सामने है। तो अभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि हमारा ए हो जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ये बात याद रखना है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट या राजस्थान हाई कोर्ट, ये जो है आपके सामने जो है ऑप्शन दिया है कि बताइए साहब कि किस हाई कोर्ट के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये जो है अभी जो है इनको उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा, उत्तराखंड हाई कोर्ट के लिए जो है इनको चुना गया है। मनोज कुमार गुप्ता जी को उत्तरा हाई कोर्ट के लिए चुना गया है। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। तो ठीक है, तो ये किसकी जगह पर आए, यानी कि इससे पहले जो है उत्तराखंड के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो गुहानाथ, याद रखिएगा, गुहानाथ जो है, गुहानाथ जी के जगह पर ये लेंगे कौन, तो मनोज कुमार गुप्ता जी। अब इससे पहले मनोज कुमार गुप्ता जी कहां पे थे, ये भी बात आपको क्या करना है, याद रखना है। तो पर इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, ये भी याद रखना है आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब ये भी एक बात का बता देते हैं कि किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति किया जाता है, तो ये जो है अनुच्छेद 217 याद रखना है ये भी। और आपसे कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में तो अनुच्छेद 124 के तहत क्या किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। यानी कि अब हम कहेंगे कि राष्ट्र यानी कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन कितना होता है, तो 2,50,000, ये भी क्या करना है, आपको नोट कर लेना है। और हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनका 2,80,000 होता है वेतन, ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। अन्य न्यायाधीश का अगर जब पूछे तो 2,50,000, और हाई कोर्ट में अगर जब पूछता है अन्य न्यायाधीश के तो 2,25,000 क्या है, इनका वेतन है। ये भी आपको क्या करना है भाई साहब, याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग चले। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि आपसे उत्तराखंड के सीएम अगर जो पूछ लेता है कि क्या है, तो याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल अगर जो वहां से आपसे पूछता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत गुरमीत सिंह जो है वहां के राज्यपाल है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये पुष्कर सिंह धामी जो है, इन्हीं को कहा जाता है, जो हार कर भी जीत जाता है उसी को पुष्कर धामी कहते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो है अपने चुनाव में क्या हुए थे, हार गए थे, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी सरकार ने इनको क्या की है कि वहां के मुख्यमंत्री नियुक्त कर दी है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक आप जान गए। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर हो गया क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कर के निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए हाल ही में लॉन्च की गई आशा वैन नामक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, तो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया या मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है या राजस्थान के द्वारा किया कि गुजरात, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये गुजरात के द्वारा किया गया है। ठीक है,
गुजरात के द्वारा किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये स्क्रीनिंग क्या है, ये हम लोग देखते हैं। मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो दूर दराज इलाकों, यानी कि दूर दराज जो इलाका है और क्षेत्रीय इलाके जो है, उन इलाकों में क्या होता है कि कैंसर के जो प्रथम पीरियड होता है उस पीरियड में क्या होता है कि पहचान नहीं पाते हैं लोगों को, क्या कैंसर की समस्याएं बढ़ती जाती है। तो सरकार के द्वारा जो है एक वैन चलाया गया है, ठीक है। इस वैन में कहा गया है कि अब जो है गांव देहात में भी लोगों को कैंसर का जांच किया जाएगा। इसमें 10 प्रकार की कैंसर के जांच किया जाएगा, ये भी क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखें, मेमोग्राफी के द्वारा, ठीक है, मेमोग्राफी, ठीक है, वेन मेमोग्राफी। वेन मेमोग्राफी के द्वारा क्या किया जाएगा कि लोगों डोर टू डोर, समझिए डोर टू डोर क्या होगा, कैंसर का जांच पड़ताल किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कितने प्रकार का, तो 10 प्रकार के कैंसर जांच किया जाएगा, ये भी याद रखना है। जैसे माउथ कैंसर हो गया, ठीक है, आपका ब्लड कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये सभी इस प्रकार के जितने भी कैंसर है उस सभी कैंसरों को क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। और किस सरकार के द्वारा चालू किया गया है, तो गुजरात सरकार जो है उसके द्वारा किया गया है, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद है टेली जैसी माने, यानी कि टेली परामर्श जैसे, यानी कि अल्ट्रासाउंड टेली परामर्श जैसे सुविधाएं क्या होगी, उपलब्ध होगी। और यहाँ के सीएम कौन है, भूपेश पटेल है, याद रखिएगा, पटेल जी हैं। इन्होंने ही क्या किया है कि ये इस वैन का उद्घाटन किया है, ठीक है। भूपेंद्र पटेल, सॉरी भूपेश का नहीं, भूपेंद्र, ठीक है। भूपेंद्र पटेल जो है, भूपेंद्र पटेल के द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। कैंसर के जांच के लिए ये किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, अभी जो है हाल ही में होमी याद रखिएगा, होमी भाभा, होमी भाभा, होमी भाभा जो है कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पताल जो है ये कहां पर, तो विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो है, इस आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है, अब कहा गया है कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बिम्स्टेक के जितने भी देश है उन सभी देशों को क्या किया जाएगा कि अब जो है कैंसर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जितने भी ऑन्कोलॉजी जो होते हैं उनको, तो उससे क्या होता है कैंसर का जांच पड़ताल किया जाता है, तो वो सभी संस्थाएं क्या होगी, यानी कि बिम्स्टेक के जितने भी देश है हम सभी को क्या किया जाएगा कि आपका कैंसर प्रशिक्षण दिया जाएगा, यह भी याद रखना है आपको। छठा शिखर बिम्स्टेक सम्मेलन, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, यह भी टाटा मेमोरियल में, यह भी बात आपको क्या करना है, खास करके याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, और यहां पर क्या कहेगा, गुजरात सरकार के द्वारा क्या किया गया, अब डोर टू डोर क्या है, कैंसर की जांच होगी, यह भी आपको याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि हाल ही में सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित कमला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में है या सिक्किम में है कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है, आपको नोट कर लेना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। 1200 मेगावाट, यानी कि आइए हम लोग क्या करते हैं, जेसीबी से थोड़ा सा खुदाई करते हैं। तो यानी कि ये कितना भाई, तो 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन करेगा। अब ये जब बिजली का उत्पादन करेगा तो किस राज्य को देगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र के राज्य हैं उन सभी राज्यों की ये बिजली का क्या करेगा, माने आपूर्ति करेगा, यानी कि भरपूर जो है बिजली उस क्षेत्रों को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो है, इसमें लगभग जो लागत की बात करेंगे, लागत जो राशि कितना लगा हुआ है, तो लगभग जो है 14 करोड़ रुपया जो है, 14 करोड़ रुपया, 14,000 करोड़ सॉरी रुपए की लागत से क्या किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये पूर्वोत्तर राज्यों को बिजली क्या देगा, उत्पादन करके देगा लोगों को, ठीक है। जो है THDC याद रखिएगा, THDC जो है इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ये भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है। 161 मीटर याद रखिएगा, 161 मीटर ऊंचाई पर ये बनाया गया है। और इसमें जो है 8 टरबाइन,
इसमें क्या भाई, तो 8 टरबाइन लगाया गया है, ये भी आपको नोट करके रख लेना है। 8 टरबाइन लगाया गया है। और किस नदी पर है, तो ये भी याद रखना है, लोहित नदी पर बनाया जा रहा है, ये भी लोहित नदी पर। लोहित नदी जो है इसके ऊपर एक पुल का निर्माण कराया गया है, ये भी आपको याद रखना है, भूपेन हजारिका पुल। कौन सा भाई, सबसे लंबा भूपेन जो है, भूपेन हजारिका पुल का पुल जो है इस पर निर्माण कराया गया है। उसकी देखा जाए 9.15 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है। और लोहित नदी जो है वो किसकी एक उपनदी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो वो लोहित जो है ब्रह्मपुत्र का एक उपनदी है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कहां पर किया जा रहा है, पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना। चलिए ठीक है, मैंने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट जो है कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि THDC के द्वारा किया जा रहा है। तो ये हम लोग को 9 नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। 10 नंबर, जनवरी 2026 में आयोजित वाइमर ट्राइंगल वार्ता में पहली बार भाग लेने में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, या विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जो है, इनके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हमारे विदेश मंत्री जो है उनके द्वारा ये किया गया है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ये फ्रांस के पेरिस में किया गया है, ठीक है। भारत और फ्रांस के पेरिस, भारत और यूरोपीय संघ इंडो पैसिफिक क्षेत्र यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रही है, ठीक है, उसी के समझौता पर यह बैठक किया गया है। कहां पर किया गया है, तो याद रखिएगा हमारे भारत के विदेश मंत्री जो है यानी कि एस जयशंकर जो पेरिस में किया गया है, पेरिस में यह बैठक किया गया। और खास करके जो अनेक के देशों की बात करेंगे जो युद्ध के बहुत अग्रसर जो देश है वह बहुत अग्रसर, थोड़े थोड़े बातों के लिए युद्ध जो है। अभी अमेरिका का देख रहे हैं, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्या किया, उठा कर लेकर चले गए, नजरबंद कर दिए गए हैं। अब उनका नजर किस पर है, ग्रीनलैंड पर है। तो ऐसी सब समझौता पर यानी कि ट्राइंगल वार्ता जो है पहली बार इसमें भारत के विदेश मंत्री जो है यानी एस जयशंकर के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो आज का हमारा सेशन जो था करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और ऐसे ही अगर जो आपको करंट अफेयर से अगर जो किसी भी प्रकार का कोई कमी दिखाई देता है तो आप जो है क्या करिएगा भाई, हमें कोई सुझाव दीजिएगा। और साथ ही हमारी जो इनकॉन फैक्ट्री क्लासेस जो है उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हमारे इनकॉन फैक्ट्री क्लासेस पर आपको यूपीएससी, बीपीएससी, सीयूटी या रेलवे, बैंकिंग वगैरह सभी प्रकार की तैयारी कराया जाता है। ऑफलाइन भी आपको कराया जाता है। ये संस्था जो हमारी पुरानी संस्था है, 5 साल पुरानी संस्था है, जो कि ऑफलाइन भी पढ़ाती है। लेकिन अभी हम लोग हाल ही में क्या किए हैं, अभी हाल ही में हम लोग जो है 6 महीना पहले जो है ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे टॉपिक ऑफ डे में क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। चलिए टॉपिक ऑफ डे की बात करेंगे। इसमें देखिए क्या कर रहा है, मनरेगा, ठीक है, मन भावे तेरा रेगा रे, तो वही है मनरेगा जो है। अभी जो है मनरेगा पार्ट 1 के बात करेंगे, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। धीरे धीरे घबराना नहीं है, हम चाहते तो एक ही बार में सब खत्म कर देते, एक ही बार में आपको मनरेगा से संबंधित जितनी भी जानकारी है हम दे देते। लेकिन जो है बूंदे बूंदे घड़ा भरता है, तो सबर करिएगा। सबर के बांध जो होता है बहुत जो है मीठा होता है। सबर का फल भी क्या होता है कि मीठा होता है। बांध तोड़ने के फेर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि सरकार संभवतः संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश करेगी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में संशोधन करेगा और प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दे। जैसे देखिएगा, जैसे जूलिया बदलती है, जैसे हमारे बिहार के नीतीश कुमार बदल जाते हैं, वैसे ही जो है ये मनरेगा योजना जो है ये कई बार बदलाव हुआ है, ठीक है। ये हमको लग रहा है कि ये तीसरा बार इसके नाम में बदलाव हुआ है। नाम काम वही है लेकिन बदलाव हुआ है। लेकिन अभी सरकार जो है कुछ संशोधन की और संशोधन करने के बाद जो है इसमें एक बड़ी बदलाव कराई है। आइए हम लोग देखते हैं कि वो बदलाव क्या है, देखा जाए। मनरेगा को 2005 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में ग्रामीण परिवारों को गारंटी वेतन रोजगार प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये जो है सरकार के द्वारा एक नरेगा अधिनियम, मनरेगा और नरेगा, ठीक है। तो मनरेगा जो है उसके अधिनियम के तहत जो है यानी कि नरेगा अधिनियम 2005 में आया था, जो उस अधिनियम के तहत ये लाया गया था। अब इसमें कहा जा रहा है कि क्या भाई, हम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बेरोजगारी से बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए सरकार जो थी ये योजना लेकर आई थी, ठीक है। इसमें देखिएगा आगे कह रहा है
कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर योजना को समन्वय और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भी कार्य करती है। जो राष्ट्र यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं लागू किया जाता है उसमें जो है एजेंसियां भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वो योजना जो है ग्रामीण स्तर पर जन जन में पहुंचे, यानी कि लोगों के बीच उसको लाभ मिले, तो इस योजना के तहत कराया जाता है। यह योजना 18 वर्ष से अधिक वायु वाले यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे यानी कि पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के व्यक्ति सदस्य जो है यानी 18 वर्ष के ऊपर के जो भी लोग हैं इस कार्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, लग जाते हैं। मनरेगा में देखिएगा गांव में जब जाते हैं लोग तो कुदार उदार उठाकर खेत की नहर की सफाई की जाती है, झाड़ी की सफाई की जाती है, रोड बनवाया जाता है। तो मनरेगा में कहीं ना कहीं जो है लोगों को रोजगार मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह योजना कम से कम 100 दिनों के वेतन रोजगार सुनिश्चित करती है जो जीविका सुरक्षा के गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित करती है। इस योजना के तहत आपको जो है ना साल में 100 दिन तक ले रोजगार दिया जाता है। अगर जब मानते हैं आप बाहर भीतर से कमा कर आ जाते हैं, आने के बाद क्या होता है घर पे बैठे रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि कुछ क्या हम कमा सकते हैं, तो सरकार जो है आप सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उस योजना से आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये कह रही है कि आपको लगभग जो है 100 दिन तक ले क्या करेंगे, रोजगार देंगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसकी एक निश्चित वेतन होती है, उस वेतन के तहत आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अब जो है यानी कि नरेगा जो है अभी थोड़ा सा बता देते हैं, जो नरेगा अधिनियम अभी चेंज करने के लिए जो बात कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अब 100 दिन पहले तो हम देते थे, लेकिन अब हम आपको क्या करेंगे कि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यानी कि जो अभी नया अधिनियम आ रहा है उस अधिनियम में कहा जा रहा है कि 100 दिन से बढ़ाकर हम 125 दिन जो है काम करिएगा। ठीक है, और कुछ दिनों के लिए विंडो बंद भी रहेगा, यह भी याद रखना। लेकिन पहले जो होता था कि नरेगा मनरेगा जो है इसके तहत किसी भी क्षेत्र में आपको काम में डाल दिया जाता था, लेकिन अब एक निश्चित कर दिया गया है कि मनरेगा वाले व्यक्ति ये वाले माने किस किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, बस उस क्षेत्र के अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला को इसमें देखा जाए, कह रहा है 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के बाद कह रहा है कानूनी ढांचा अधिकार। इसका देखिए क्या कह रहा है, मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण परिवारों को कानूनी अधिकार प्रदान करना जिसे कुशल श्रम रोजगार लागू सुरक्षित बंद। इस अधिनियम के तहत कह रहा है कि ग्रामीण परिवार जो है जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या किया है कि ये रोजगार बनाया गया और एक कानूनी गारंटी अधिनियम दिया जा रहा है कि आपको रोजगार दिया जाएगा। आप करने लायक सक्षम है तो आप इस क्षेत्र में आकर कर सकते हैं। सूखा और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 दिनों का रोजगार। कह रहा है कि हम 100 दिनों को तो जो रोजगार देते थे, लेकिन अभी जो है नया जो अधिनियम बनेगा उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। पहले जो था 100 दिन के रोजगार जो दिया जा रहा था, कह रहा है कि जो आपदा वाले क्षेत्र हो गए, जैसे भूस्खलन होता है, बाढ़ हो गया, जहां वहां पर फसल नहीं हो पाया, तो वो वाले क्षेत्र में उन लोगों के वहां के जो व्यक्ति होंगे तो उन लोगों को हम क्या करेंगे कि 50 दिन एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि 50 दिन एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा। तो 100 दिन तो मिलता ही था, 50 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यानी कि कितना 150 दिन आपदा वाले क्षेत्र के लिए। ये बात याद रखना, तो आपदा वाले क्षेत्र के लिए ना तो 50 दिन। आगे जो है यदि 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो लाभार्थी को बेरोजगारी। अब ये भी सरकार कह रही है कि 100 दिनों का तो जो गारंटी थी हम उस बात पर खड़े उतरे हैं, लेकिन अगर जब 15 दिनों के बाद आपके पास जॉब कार्ड होगा, उस जॉब कार्ड लेकर पहुंचिए कि भाई हमको रोजगार चाहिए। अगर जब 15 दिन कहेगा ठीक हम आपको दे रहे, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन, जब लगातार आपका 15 दिन तक ले किसी भी प्रकार के रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार कहिए कि घबराइएगा मत, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कुछ पैसे देंगे, यानी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप बैठे बैठे अब घबरा के मत कुछ कर मत लीजिएगा, हम आपको देंगे कुछ ना कुछ। बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कर रही है। ठीक है, अधिकार जो 30 दिनों के लिए न्यूनतम वेतन 1/4, उसके बाद 1/2, यानी कि 30 दिन के अंदर जो है 1/4, उसके बाद जो है 1/2 वेतन उन लोगों को देने की बात कर रही है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ग्राम सभा द्वारा अनुशासित कम से कम 50% कार्य का निष्पादन करती है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायत जो होता है, यानी कि सरकार की बात करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री साहब जो है, यानी कि मुख्यमंत्री है तो जो विधायक होते हैं तो विधायक उनके क्षेत्र के काम करते हैं, उसके बाद जिला परिषद काम करते हैं, प्रमुख करते हैं, एमएलए करते हैं, एमपी की अलग बात है। ठीक है,
तो ये ग्राम स्तर की बात करेंगे तो पंचायत जो होती है वो कहा जा रहा है कि सबसे मतलब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि लोगों के पास जो योजनाएं होती है उस योजना को लोगों को सामने या दिखाने या पहुंचाने के काम जो है ये ग्राम पंचायत ही करती है। ठीक है, मुखिया जी जो होते हैं वही करते हैं। तो कह रहा है कि अनुशासित कम से कम 50% कार्यों का निष्पादन यही करती है ग्राम पंचायत, यानी कि सरकार की जितने भी योजना है उस योजनाओं के 50% जो है यही पूरा कराती है, इसी के माध्यम से कराया जाता है। यह योजना जन भागीदारी को मजबूत करती है और स्थानीय जरूरतों को परियोजना चयन में प्राथमिकता देती है। यानी कि यह योजना के तहत क्या किया जाता है, जन भागीदारी का तो बात होता ही है, स्थानीय क्षेत्र या स्थानीय जो जगह होती है उसको ये मजबूती के साथ भी लागू करवाता है। ये भी याद रखिए, इसकी क्या है, प्राथमिकता होती है कि कोई भी योजना है उसको प्राथमिकता के तौर पर लागू कराया जाए और लोगों के पास पहुंचाया जाए, उसको सुविधा दिया जाए। केंद्र सरकार जो है अकुशल श्रम लागत पर 100% और सामग्री लागत पर 75%, जबकि राज्य सरकार लागत का 25% ही देती है। केंद्र सरकार जो है यानी कि 100%, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे, सरकार जो है वहां पर 100% अपना योगदान देती है, लेकिन जबकि राज्य में देखा जाए सामग्री लागत तो 75%, और जबकि राज्य सरकार को यानी कि राज्य जो होता है उसमें 75% देता है। अब जो है और उसके बाद 25% ही क्या करती है कि राज्य यानी कि मान के चले बिहार में ही की बात करते हैं, बिहार जो है 25% देगा और सरकार केंद्र जो है 75% देगा इस योजना के तहत। लेकिन अब कहा गया अब 50-50 भी हो गया है। जो नया कानून जो आया है, जो अभी जो मनरेगा का नाम चेंज करके, तो उसमें अब 50-50 सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है दूर भाग रही है, ये भी बात आपको याद रखना है। वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 संबंधित है, इसे सीधे बैंक खातों आधार लिंक खातों में भुगतान किया जाता है, जिससे पारदर्शी सुनिश्चित कर कह रहा है कि जो भी लोग जो है मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है कि मुखिया जो होता था चाहे जो भी है, ये सब क्या करता था, बीडीसी मुखिया वगैरह, कि मजदूर जो है वो काम करते हैं लेकिन जेसीबी से काम करवा लेता है। जेसीबी से काम करवाने के बाद क्या करता है कि मजदूर का जितना पैसा होता है वो सब उठा लेता है। ठीक है, तो अब सरकार कह रही है कि आप जो है ना महोदय कि आप काम करिए, सीधे जो है आपके बैंक खाता में पैसा जाएगा, झोल झाल किसी भी प्रकार का नहीं। तो इन तो चिंदी चोर मुखिया होता है, चिंदी चोर मुखिया क्या करता है कि 500 रुपया आपका हुआ ना, तो 500 में से क्या करता है कि 50 को काट लेता है, कहता है ना कि इसमें चला गया, तो बीडीओ साहब को दे रहे, तो सीओ साहब को दे रहे, बहुत चिंदी चोर मुखिया, ईमानदार मुखिया नहीं हो। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मुखिया जो है, मुखिया जी जो है, तो इनको अब सरकार कह रही कि आप दूरे भागिए। अब जो है हम डायरेक्ट जो मजदूर होते हैं उनके खातों में हम क्या करेंगे, पैसा देंगे। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, और पारदर्शिता दिखाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई झोलझाल नहीं होगा। देरी से भुगतान होने पर 0.05% प्रतिदंड जो है क्षतिपूर्ति लागू। कह रहा है कि अगर जो आप काम किए, अगर जो हम आपको देरी से भुगतान कर रहे हैं, तो उस पर सरकार कह रही है कि आप घबराइए मत, आपका जो पैसा मेरे पास है उस पैसा पर हम आपको कुछ लगा कर दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। समझा रहा है, बुर्बक नहीं बना रहा है। कह रहा है कि 0.05% कह रहा है कि हम आपको प्रतिदिन क्षतिपूर्ति जब होगा उस पर हम क्या करेंगे, आपको भुगतान देंगे, बढ़ा के देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। उसके बाद करें, जो मास्टर रोल बंद होने के बाद 16वें दिन से शुरू होगा, यानी कि कह रहा है कि क्षतिपूर्ति लागू होती है जो मास्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से शुरू हो जाएगा। कार्यस्थल पर दुर्घटना या अस्थायी अक्षमता होने पर लाभार्थी को एक्स ग्रेसिया भुगतान मिलता है और इससे श्रमिक सुरक्षा जो निश्चित किया जाता है। यानी कि आप कार्यस्थल पर हैं, किसी भी प्रकार की आपकी दुर्घटनाएं होती है तो सरकार क्या करेगी, आपको सहयोग राशि की बात ही कर रही है। तो आज जो है हमारा करंट अफेयर्स देखें और जो है हमारा जो समाचार सुर्खियों में था उसके बारे में देखें। तो आप डेली हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ वगैरह मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम लोग कल मिलते हैं